रुक जाइए नवीन, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, प्लीज़ इस परिवार की खुशी के लिए रुक जाइए। मुझे मजबूर मत कीजिए, इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती थी इसमें? नहीं, अब नहीं नमिता। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई आत्मसम्मान है या नहीं तुम्हारे अंदर? या तुम्हारा दिल पत्थर का है जो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? थकती नहीं हो क्या अपनी सफाई देते देते? किस बात की सफाई दे रही हो तुम, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है? अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला जी हैरान हो गई और गुस्से से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की एक दिन हमारा घर तोड़कर रहेगी। आज मेरा बेटा इस दहलीज को छोड़कर जाना चाहता है, जहाँ उसका जन्म हुआ था। इतने सपने सजाए थे, इतनी यादों का पिटारा इकट्ठा किया। आज ये पिटारा अपने साथ लेकर जाना चाहता है, अपने माँ बाबूजी को छोड़कर जाना चाहता है, और वो भी इस कल की आई हुई छुई मुई के लिए। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और देखो वो कहावत सिद्ध कर ही दी कि बहू आते ही घर तोड़ देती है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नमिता तो अपमान का घूंट पीकर रह गई थी, पर इन सब बातों का असर नवीन के दिल पर हो रहा था। नमिता फंस गई थी सास और पति की उम्मीदों का तालमेल बिठाते बिठाते। पति को खुश करती तो सास को बुरा लगता, और घर वालों की जिम्मेदारी में बैठ जाती तो पति को बुरा लगता कि तुमने मुझसे शादी की है या मेरे परिवार से, जो मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। इसी सोच में डूबी हुई नमिता अपनी पुरानी यादों में खो गई। दरअसल 6 महीने पहले की बात है। नमिता की सास सरला जी बहुत खुश थी। आखिर होती भी क्यों ना, अपने इकलौते बेटे की शादी का ख्वाब जो पूरा करने जा रही थी। लड़की भी लाखों में एक थी, रूप और संस्कारों में हीरा थी। नमिता शादी करके ससुराल आई तो सरला जी ने तिल से बहू का स्वागत किया। शादी की रस्मों के साथ साथ नमिता नए घर का हिस्सा बन गई थी। अभी उस घर के तौर तरीकों को उसे अच्छे से समझना था, साथ ही नवीन की खुशियों का भी ख्याल रखना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच प्यार का धागा मजबूत हो रहा था। एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखने लगे थे। बड़ों के सम्मान में भी नमिता ने कोई कमी नहीं की थी, पर कहीं ना कहीं पूरे दिन सबकी उम्मीद पर खरी उतरते उतरते वो खुद को भूलते जा रही थी। अगले महीने नमिता का जन्मदिन था, तो नवीन बहुत ही उत्साहित था। न जाने क्या क्या तैयारी कर रहा था। सरप्राइज की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या सरप्राइज दूं। देखते ही देखते नमिता का जन्मदिन भी आ गया। आज नवीन नमिता के आगे पीछे मंडरा रहा था, पर यह बात सरला जी को अच्छी नहीं लग रही थी। जब नमिता रसोई में गई तो नवीन उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया। यह देखकर सरला जी से रहा नहीं गया। वो गुस्से से बोली, अब नवीन ऐसा कर, तू खाना भी बनाते यहाँ आकर। आज तक तो तेरे कदम रसोई में कभी पड़े नहीं। क्या क्या सिखा रही हो नमिता बहू तुम नवीन को? सास के मुंह से ये बातें सुनकर नमिता को बुरा लगा, पर उसने बात को वही नज़रअंदाज कर दिया और इशारों से नवीन को बाहर जाने को कह दिया। नवीन अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था, पर नमिता को आज एक कड़वाहट की अनुभूति हुई, लेकिन फिर वो उसे टाल गई। उसे पता था कि बड़े परिवारों में ऐसी बातें होती रहती हैं, और ख़ासकर ऐसे परिवारों में जहाँ मर्दों की जगह रसोई में नहीं होती, वो बस दफ्तर संभालते हैं। तो हो सकता है नवीन मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गया तो सासू माँ को बुरा लग गया होगा। वो अपने काम में लग गई। शाम का वक्त हुआ तो नमिता अच्छी खासी थक गई थी। सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो अपने कमरे में चली आई, क्योंकि शादी के बाद एक अपना कमरा ही होता है जहाँ आपको सुकून मिलता है। बाकी घर की कोई जगह आपको सुकून नहीं देती। नमिता आराम करने अपने बेड पर लेट गई। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक सुखद एहसास महसूस हुआ। देखा तो नवीन उसके सर को दबा रहा था। नवीन, तुम क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे, नमिता ने कहा। तो नवीन मुस्कुराकर बोला, हाँ, पर मेरी बीबी थोड़ी थक गई है, तो उसकी सेवा करना भी तो मेरा फर्ज है।
देखो दरवाज़ा भी खुला है, मम्मी जी आ जाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। चलो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कहते हुए नवीन ने उठकर दरवाजे को थोड़ा उधेल दिया और फिर से नमिता का सर दबाने लगा। थकान से कब नमिता की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने दस्तक दी और नमिता को सोया हुआ देखकर आग बबूला हो उठी। अरे ये भी कोई सोने का समय है। माँ धीरे बोलो, नमिता उठ जाएगी, थक गई है वो, सुबह से काम में लगी थी। आज जन्मदिन के दिन भी उसने कितना काम किया है, थोड़ी देर के लिए सुकून से सोई है। आप चलो मैं उठाकर लाता हूँ इसे। बेटे के जज्बातों को देखकर सरला जी खुश तो हुई, पर जो आग उसके मन में लगी थी उसको बुझाने में असमर्थ थी। थोड़ी देर बाद नवीन ने नमिता को उठाया। अब उठो भी नमिता, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो नमिता हड़बड़ाकर उठी। अच्छा हुआ नवीन जो तुमने उठा दिया, मैं तो सो ही गई थी। माँ जी क्या सोचेंगी? उसे घबराई हुई देखकर नवीन ने कहा, अरे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने माँ को बोल दिया था कि वो तुम्हें आराम करने दे। पर अब चलो नीचे। अरे हाँ रुको एक मिनट, कहते हुए नवीन ने नमिता की आंखों पर पट्टी बांध दी। अरे ये क्या कर रहे हो नवीन? नमिता ने कहा। तो नवीन बोला, तुम बस मेरा हाथ थामो और चलो। नवीन उसे नीचे हॉल में ले आया। आंखों से पट्टी हटाई तो नमिता स्तब्ध खड़ी रह गई। सबने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी, यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी आए हुए थे। उसने सोचा ही नहीं था कि नवीन उसकी भावनाओं की इतनी कदर करेगा। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो कितना शुक्रगुजार कर रही थी। नमिता ने आगे बढ़कर सबका आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उसे प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। वो बहुत खुश हो गई। आज उसे सरला जी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर तो वो और ज़्यादा खुश हो गई। आज का दिन उसके लिए यादगार बन गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसका जन्मदिन इतने अच्छे से मनाएंगे। अगले दिन की शुरुआत वही काम से शुरू हुई जैसा कि रोज़ होता आया था। अरे बहू, आज कुछ बना रही हो क्या? जी माँ जी, मैंने सोचा है आज सबके लिए प्याज की कचौरी बनाती हूँ। पर बेटा, नवीन को तो प्याज की कचौरी पसंद ही नहीं है, सरला जी ने कहा। तो नमिता मुस्कुराते हुए बोली, आप देखना माँ जी, मैं आज उन्हें खिलाकर ही रहूँगी। इतनी स्वादिष्ट कचौरी बनाऊँगी ना कि वो मना ही नहीं कर पाएंगे। पता नहीं नमिता ने इस बात में कुछ गलत तो नहीं कहा था, पर फिर भी सरला जी को ये बात चुभ गई। वो नमिता की बराबरी करने लगी कि चलो मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, वो उंगलियाँ चाट चाट कर खाएगा। जब नमिता ने कचौरी परोसी तो नवीन को बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं था कि उसे लड्डू पसंद नहीं आए। अपनी माँ के हाथ से बने हुए बेसन के लड्डू का तो नवीन बचपन से दीवाना था। उसने माँ के लड्डू के साथ साथ नमिता की कचौरी की भी तारीफ कर दी। पर न जाने क्यों सरला जी को बहू की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे अचानक अपने बेटे से दूरी महसूस होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू के आने से उसकी महत्व खत्म हो रही है। वो अपने आँखों के सामने अपने बेटे को किसी और के साथ बांट नहीं पा रही थी। वो ये क्यों नहीं समझ पा रही थी कि एक बेटी अपने माँ बाप, अपनी घर इच्छाएं, अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा छोड़कर आई है तो सिर्फ उसके बेटे के लिए, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नाम कर दी, जो आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी। नाम भी उसी का आगे बढ़ेगा। वो किसी से कुछ नहीं छीनेगी। वो तो बस प्यार और मोह की भूखी है जो अपनी सांस में एक माँ तलाश कर रही है। पर एक बेटे की माँ शायद ये समझ नहीं पाई। धीरे धीरे गलतफहमियाँ बढ़ती गई। अब तो नवीन को भी समझ में आने लगा था। इस वजह से नमिता नवीन से दूर दूर रहने लगी थी। नवीन अगर कहीं बाहर जाने को कहता तो अब तो नमिता को सरला जी से पूछने में भी डर लगता था कि कहीं माँ जी को बुरा न लग जाए। आज नवीन ने ऑफिस से नमिता के पास फ़ोन किया तो नमिता खुशी से दौड़ते हुए फ़ोन उठाया। हेलो नमिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, माँ के साथ काम में मदद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने मुंबई की टिकट बुक की है,
इस शनिवार की टिकट मिली है, हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमकर आते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले गया। इतना सुनते ही नमिता तो खुशी से उछल पड़ी। सच्ची? कब जाएंगे? सरला जी देख रही थी, पर नमिता के जज्बात उमड़ पड़े। चलो, मतलब तुम खुश हो? बस यही जानने के लिए फ़ोन किया था। अभी रखता हूँ, शाम को बात करते हैं। सरला जी जो फ़ोन कटने का ही इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन कटते ही बोली, क्या हुआ बहू, इतनी उछल क्यों रही हो? क्या कहा है नवीन ने? माँ जी, नवीन मुझे लेकर मुंबई जाने के लिए कह रहे थे। बोल रहे थे कि शादी के बाद हम कहीं पर भी घूमने नहीं गए हैं, इसलिए अभी जाना चाहते हैं। ये सुनते ही सरला जी मुँह बनाते हुए बोली, चलो अच्छा है, वरना हमारे ज़माने में तो पहले माँ बाबूजी से पूछते थे, पर आज की पीढ़ी तो खुद ही निर्णय कर लेती है। आजकल के बच्चे शादी होते ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। माँ जी, ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछने ही वाले थे। मैं भी आपसे पूछकर ही कोई काम करती हूँ। रहने दो बहू, अब दिखावा मत करो। तुम दोनों को वैसे भी बड़ों की कोई कदर नहीं है। नमिता को समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी ऐसा क्यों बोल रही है। उसने कब कदर नहीं की बड़ों की। जाते जाते सरला जी को न जाने क्या दिमाग में आया। वापस मुड़कर नमिता से कहने लगी कि देखो बहू, मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। अभी तक तो वो ऐसा नहीं था, पर जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से अपने घर वालों को पूछना ही भूल गया है। उस दिन भी जब तुम्हारा जन्मदिन था तो कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो सकते थे कि तुम्हारे मायके वालों को भी बुलाना है या नहीं। पर तुम दोनों ने खुद ही हमसे बिना पूछे निश्चय कर लिया। लेकिन माँ जी, मुझे भी नहीं पता था कि नवीन ने आपसे नहीं पूछा है। बहू, मैंने दुनिया देखी है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। नवीन तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसा क्या होगा जो वो तुम्हें नहीं बताएगा? पर माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था। नमिता हैरान थी कि आज ये कैसा गुब्बारा फूटा है। आज माँ जी का इतना बदला हुआ रूप उसकी खुशी को काफूर कर गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले नवीन का फ़ोन उसे बेइंतहा खुश कर दिया था, वहीं अब माँ जी का ये स्वभाव उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता? क्या एक पति अपनी खुशी से खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ करे तो क्या वो गलत है? वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है, पर इतना ज़रूर समझ गई थी कि माँ जी खुश नहीं थी उनके बाहर घूमने जाने से। फिर से वो एक अजीब सी असमंजस वाली स्थिति में फंस गई, जहाँ एक तरफ पति की इच्छा का मान था तो दूसरी तरफ सास की इच्छा का मान था। इन दोनों के बीच उसकी खुद की क्या इच्छा थी, वो शायद मायने ही नहीं रखती थी। शाम को जब नवीन घर आया तो बनावटी चेहरे के साथ नमिता अपने आंसू छुपा रही थी, पर आज नवीन बहुत खुश था। साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया था, पर अपनी माँ से छुपाकर, क्योंकि माँ की भावनाओं को दुखी नहीं करना चाहता था। अरे नवीन, तू आ गया बेटा। जा बहू, मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ, थक गया है। नमिता हैरान थी कि जो माँ जी अभी किसी और रूप में थी, वो अचानक इतनी मिठास बोली में बदल कैसे गई, पर उसने जाने दिया। इधर सरला जी नवीन से बोली, बेटा नवीन, मुझे तुझे कुछ बताना था। देख बेटा, थोड़े दिनों से मेरा मन इतना अशांत है। कई दिनों से घर में पूजा कराने की सोच रही हूँ, सोचा हवन भी करा लूँ। नमिता ये सब सुनकर समझ गई थी कि माँ जी उनका घूमने जाना कैंसिल करवाना चाहती है। नवीन ने एक झलक नमिता की तरफ देखा। वह उसका मायूस चेहरा देखकर सब समझ गया था। अगर वो मना करता तो माँ को बुरा लगता। उसने कहा कि जैसा आप सबको ठीक लगे। ये सुनकर सरला जी को बहुत खुशी मिली, पर वो ये भूल गई थी कि जिन्हें दुखी करके वो खुशी महसूस कर रही है, वो उसके खुद के अपने बच्चे हैं। नवीन जैसे ही कमरे में पहुंचा, वैसे ही पीछे पीछे नमिता भी कमरे में आ गई। क्या हुआ नमिता? कुछ नहीं नवीन, मैंने माँ को बताया था
कि तुमने मुंबई जाने की बात की है, तो माँ जी को पता था कि हम जाने वाले हैं, फिर भी माँ जी ने जानबूझकर ये पूजा का कार्यक्रम रखा है। नमिता ने कहा तो नवीन मायूस होकर बोला, क्या हो गया है माँ को? जो माँ मेरी एक मुस्कुराहट के लिए क्या क्या कर देती थी, वो आज मुझे खुश होता देखकर भी खुश नहीं हो पा रही है। नवीन, शायद तुम्हारा मेरे लिए झुकाव माँ जी के इस बर्ताव की वजह बन गया है, पर नमिता, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। अपना सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम्हारे आने से मेरे दिल में माँ की इज्जत कुछ कम हो गई है। माँ मेरे लिए बहुत अजीज है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुमने अपनी जगह खुद बनाई है। अब इस टिकट का क्या करूं? माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो समझ जाएगी। नहीं नवीन, रहने दो, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा है उन्हें मनाने को, कहकर नमिता उदास होकर बाहर आ गई। बाहर आते ही सरला जी बोली, देखो बहू, नवीन ने पूजा के लिए हाँ कर दी है। अब देखना इस घर के विघ्न कैसे हटते हैं। जी माँ जी, अच्छा ही है, मन भी शांत हो जाएगा। अरे तुम अपने मायके वालों को भी न्योता दे दो। पूजा में तो जितने लोग आएंगे उतने कम हैं। मेरी जीजी भी आ रही है अपनी बहू के साथ, सीख लेना उससे कुछ, वो बहुत होशियार है सब कामों में। जी माँ जी, जैसा आप कहें। नमिता को बस दुख इसी बात का हो रहा था कि माँ जी जानती थी कि नवीन ने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाए हैं। ये जानने के बाद भी उन्हें एक शिकवा नहीं था कि वो अपने बेटे की इच्छा समझ नहीं रही थी। जब वो अपने बेटे की इच्छा नकार गई तो मैं तो बहू हूँ। ना जाने माँ जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे उनका बेटा छीन लूँगी। ये सारी सोच उसके मन में दस्तक दे रही थी, लेकिन वो घर की सुख शांति के लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। अगली सुबह सरला जी की बहन और उसकी बहू रवीना भी आ गई। रवीना बहुत चंट थी, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती थी, चापलूसी करने में एक नंबर थी। खैर, नमिता ने सबका स्वागत किया। पूरे दिन का सिलसिला बस मेहमानों की आवाजाही में ही बीत गया। आज नवीन और नमिता के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों का मन खिंचा खिंचा सा था। जैसे तैसे काम सिमट गया। पूजा हवन सब अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु सरला जी की बहन और उसकी बहू वहीं टिक गई। अब तो रवीना ने भाप लिया था कि मौसी जी और नमिता के बीच कोई तो मन मुटाव है, जिसका फायदा वो भरपूर उठा रही थी। नमिता को बुरा तो तब लगा जब माँ जी ने सबके सामने नमिता को टोकते हुए कहा, देखो बहू, कुछ सीखो रवीना बहू से, किस तरह बड़ों का आदर करती है, बड़ों का मान रखती है, हर काम में पहले अपनी सास की सलाह लेती है। रमन भी अपनी माँ से पूछे बिना मजाल है कि एक काम कर दे। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया मेरी बहन को। ये सुनकर नमिता की आंखें भर आई। नवीन दूर खड़ा सब सुन भी रहा था और नमिता की खामोशी उसे कचोट भी रही थी, पर वो मजबूर था। रात हुई, सब सोने की तैयारी में थे। नवीन ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी मौसी जी ने उसे रोक लिया। अरे नवीन, जब से मैं आई हूँ तसल्ली से एक बार भी बात नहीं किया तूने। कहाँ तू बीबी के आगे पीछे घूमता रहता है? शादी हो गई तो बड़ा हो गया क्या? नहीं मौसी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नमिता भी खिंची खिंची नजर आ रही थी। कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे बीच? वो भी ऐसा लग रहा है जैसे खुश नहीं है। नहीं मौसी, हम सब खुश हैं। इंसान खुश रहने के लिए अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखे तो अच्छा होता है। अरे वाह, बहू ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं मौसी, बहू ने नहीं, अक्सर ये तो बड़े सिखा जाते हैं जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। नवीन की ये बातें उसकी माँ को बड़ी अजीब लग रही थी, पर नमिता समझ गई थी। थक हार के दोनों अपने कमरे में चले गए। तभी नवीन ने नमिता से कहा, नमिता, मैं थोड़ी देर मौसी के पास जाकर आता हूँ, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं भी चलूँ? नमिता ने पूछा तो नवीन ने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम रहने दो, और खुद नीचे आ गया। जैसे ही नवीन
अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे अंदर से आती हुई अपनी मौसी की आवाज़ सुनाई दी। अरे सरला, मैं कहती थी ना तुमसे कि इन बहुओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहिए, वरना कब ये बेटों को लेकर उड़न छू हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। देख मुझे, मैं कब से मेरी बहू को मेरे इशारों पर नचाती आ रही हूँ। मजाल है कि मेरा बेटा एक शब्द भी बोल दे, पर तेरे बेटे की लगाम तो तूने बहू के हाथ में दे दी है। पर जीजी, नमिता ऐसी नहीं है, वो मेरी हर बात सुनती है, कभी जवाब नहीं देती। जब मैं नई नई सास बनी तो आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा बेटा मेरा ही रहे, बहू के कब्जे में ना आ जाए। ये सुनकर नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मौसी जी माँ को इस तरह से भड़का भी सकती है। वो बड़ी थी, वो अच्छी बात बताने के बजाय उन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया, अब मुझे एक निर्णय लेना ही होगा ताकि माँ को सही रास्ते पर लाया जा सके। नवीन जब वापस कमरे में पहुंचा तो नमिता आशा भरी निगाहों से उसका इंतजार कर रही थी कि शायद नवीन कुछ अच्छी बातों का पिटारा खोलेगा, पर मायूस निगाहें कुछ बयां नहीं कर सकी। नमिता समझ गई थी, वो बिना कुछ बात किए रह गई। नवीन भी सो गया। आज की रात नवीन के मन में जहर घोल रही थी। सुबह का मंजर देखने योग्य नहीं था। नमिता की आंखें नीर बरसा रही थी। क्या हो गया नवीन तुम्हें? कुछ तो कहो। अचानक ये कपड़े पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब लोग इकट्ठे हो गए थे। सरला जी स्तब्ध खड़ी थी। देखो नमिता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला भी चला जाऊँगा। लेकिन क्यों नवीन, बात क्या है वो तो बता दो। नमिता ने रोते हुए कहा तो सरला जी बोली, रहने दे बहू, अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो तुम? जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर ही चुकी हो। यही चाहती थी ना तुम कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। कितनी मिन्नतों से शादी करके मेरे बेटे की ज़िंदगी में तुम्हें लाई थी मैं, और तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नवीन का खून खोल उठा। उसने कहा, क्यों माँ, एक लड़की जब शादी करके आती है तो क्या वो यही सोचकर आती है कि वो आते ही अपने पति का घर तोड़ देगी? जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो क्या आप भी यही सोचकर आई थी जो आप नमिता पर इल्ज़ाम लगा रही हो? क्या पापा ने आपके आत्मसम्मान में कोई कमी रखी, या दादी ने कभी आप पर शादी के बाद ये इल्ज़ाम लगाया कि तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि नमिता आपके बेटे को आपसे अलग कर देगी? वो भी तो अपने परिवार की नींव छोड़कर आपके परिवार को अपना बनाने के लिए आई है। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ गई? अपने बेटे के कड़वे वचन सरला जी की छाती चीर रहे थे। वो ऐसी नहीं थी, सबको पता था, पर अपनी बहन के ज्ञान ने उसे अंधा बना दिया था। माँ, आप जानती थी कि मैं बाहर नमिता के साथ घूमने जा रहा हूँ, पर फिर भी आपने घर में पूजा का कार्यक्रम रखा ताकि हम दोनों घूमने ना जा सकें। मैंने तो चाहा कि आपको बता दूं। आप तो जानती हैं ना मुझे, मेरी जिद के लिए मैं क्या क्या कर जाता हूँ, और अंत में आपको झुकना ही पड़ता है। पर आज मैं जिद करता तो आप इल्ज़ाम नमिता पर लगाती, इसलिए मैं चुप रहा। आपको क्या लगता है माँ, क्या इतने दिनों से घर में जो उथल पुथल हो रही है उससे सब खुश हैं? नहीं माँ, कोई भी खुश नहीं है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। पर जब कल रात को मैं मौसी जी से मिलने आ रहा था तो मैंने आपके और मौसी जी की सारी बातें सुनी। बहुत बुरा लगा मुझे। अपने घर परिवार को कैसे तोड़ना है आप उसका ज्ञान ले रही थी। और आप मौसी, आप तो बड़ी हैं, आप अपनी छोटी बहन को यह ज्ञान दे रही थी। आपने सोचा भी है कभी कि जिस व्यवहार से आप अपना घर संवार रही हैं उसमें आपके बेटे और बहू आपके दिल से इज्जत करते हैं? वो सिर्फ आपकी इच्छा इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। पर ऐसी खुशी की उम्मीद आप कब तक करेंगी? मैं और नमिता भी इसी रास्ते पर चलने लगे थे, पर फिर लगा कि ये गलत है।
जब मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो फिर दिखावा क्यों? किसी के आ जाने से किसी का प्यार छीन नहीं जाता। हर इंसान अपने हिस्से के प्यार और इज्जत का हकदार होता है। जैसे माँ कभी नमिता की जगह नहीं ले सकती, वो मेरी पत्नी है, ठीक वैसे ही नमिता भी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो फिर झगड़ा किस बात का? सरला जी को समझ आ गया था कि वो क्या गलती करने जा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा, देख तेरे बेटे की कितनी जबान चल रही है, पर कैची तो कोई और ही है। नहीं जीजी, मैं खुद ही कैची हूँ जो बेटे और बहू की गृहस्थी को काटने चली थी। मैं खुद अपने परिवार में आग लगाने चली थी। नई नई सास बनी तो आपसे तौर तरीके सीख रही थी, पर यह भूल गई थी कि मेरी बहू अपनी माँ को छोड़कर मुझ में माँ ढूंढने आई है। नमिता ने मुझे माँ बनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ कर दे नमिता बहू, अभी भी बहुत वक्त है। आज के बाद हम माँ बेटी बनकर ही रहेंगी। नहीं माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। कहकर नमिता सरला जी के गले से लग गई। तभी नवीन ने अपनी मौसी जी से कहा कि मौसी जी, अब मुझे लगता है कि अब आपको भी प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ ठीक करना होगा आपको। जीजी की निगाहें सरला जी को ताक रही थी तो सरला जी बोली, हाँ बहन, सही कहा नवीन ने। आज मेरा परिवार तो टूटने से बच गया, कहीं आपका परिवार आपके हाथ से ना निकल जाए, उससे पहले ही आप भी जाकर उसे बचा लीजिए। कहकर सरला जी ने अपनी बहन को विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।